Hello everyone, my name is Shubho Sundar Hajra. I have more than 4 years of experience as a backend developer, and today I will be your guide on this exciting journey into the world of PHP, Laravel, and a sprinkle of AI magic with ChatGPT. Did you know that some of the biggest websites like Facebook and Wikipedia use PHP? And now we are going to see how AI can make them even cooler. So today we will get a taste of what PHP, Laravel and AI can do together. By the end of this demo, you will have written your first PHP script, created a simple page and see how to add ChatGPT to the mix. So before we start writing code, there are a few things we have to learn about PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. This is basically a server-side scripting language which helps us to make websites dynamic and interactive. अभी ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो मैंने बोला ये क्या है? सर्वर साइड जो होता है वो बेसिकली अगर कोई भी मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेब सर्वर के साथ काम कर रहा है, तो वेब सर्वर के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. और सपोज़ जैसे कि PHP हो गया, पाइथन हो गया, ये सब सर्वर साइड हो गया. और सपोज़ मेरा कोई एक जावास्क्रिप्ट इस तरीके का कुछ फ्रेमवर्क हो गया, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो जो यूज़र का डिवाइस है उसी में वो अपना प्रोग्राम रन करता है और फिर डेटा जो भी चेंजेस है वो शो करता है. तो वो हो गया कि यूज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब कुछ बेसिक सिंटैक्स हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं या फिर कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. ये सब हम लोग PHP में अभी देखेंगे. तो उसके लिए आप लोग कोई भी एक कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं PHP का, ऑनलाइन एडिटर. तो PHP का कोड जब हम लोगों को लिखना होगा तो उससे पहले इस तरीके का एक सिंटैक्स चाहिए. बेसिकली ये ऐसा है कि वो हम लोग सिस्टम को समझा रहे हैं कि ये हमारा PHP का कोड है. जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग स्क्रिप्ट करके लिख के स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से PHP में इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो एक लेफ्ट एरो है, फिर क्वेश्चन मार्क और PHP. ये जब स्टार्ट करेंगे उसके लिए, और फिर जब एंड होगा वो PHP का मेरा कोड, उस टाइम पे क्वेश्चन मार्क और राइट एरो. अभी सपोज़ मुझे कोई एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है. तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मैंने अगर इको हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा और PHP का कोड जब भी कभी भी ख़त्म होगा उसके बाद सपोज़ मेरा एक लाइन ख़त्म हो गया, उसके बाद मुझे एक सेमीकोलन देना पड़ता है. तो वो इसका मीनिंग है ये वाला जो मेरा लाइन था वो ख़त्म हो गया. अब अगर मैं इसको रन करूं तो मेरा जो इको है वो बेसिकली मेरा जो भी स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड था वो उसको प्रिंट करके देगा. तो ये ऐसे प्रिंट करके देगा. अब PHP में ना जो मैंने एक बात बोला था कि ये इसको यूज़ करके हम लोग वेबसाइट को मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक कर सकते हैं. सपोज़ मेरा एक विकीपीडिया का पेज है. ये विकीपीडिया का पेज अभी मैंने जो बाइडेन सर्च करके रखा है, लेकिन सपोज़ कुछ और किसी और पर्सनली को मैंने सर्च करके रखा था, तो उसके लिए भी ना इस सेम डिज़ाइन होता है. और सेम डिज़ाइन में कंटेंट अलग हो जाएगा. तो ये कंटेंट जो भी है ये जो डायनामिकली चेंज हो रहा है, डिज़ाइन सेम रह रहा है. तो डिज़ाइन वाला पार्ट हम लोग HTML CSS से हैंडल करते हैं. जो कंटेंट चेंज हो रहा है उसको हम लोग PHP से डायनामिकली चेंज करते हैं. तो सपोज़ मेरा ये वाला पर्सनैलिटी था, वो ये पर्सनैलिटी का जो भी डेटा है वो हम लोग सर्वर से फेच करेंगे, और फेच करने के बाद जो हमारा वेबसाइट पे शो करना है, जो डिज़ाइन पे शो करना है वो बेसिकली इधर हम लोग शो कर देंगे. तो सेम डिज़ाइन में बार बार सेम डिज़ाइन में हम लोग ये चेंज कर सकते हैं, मतलब डायनामिकली डेटा फेच करके फिर शो कर सकते हैं. ये PHP हम लोगों को हेल्प करता है.
ओके, तो अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हम लोगों ने सीख लिया। सपोज़ मुझे एक ऐसा वेरिएबल लेना है, सपोज़ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम करके। ओके, तो ये वेरिएबल में मुझे अपना नाम स्टोर करना है, तो मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया सो। ओके, तो अभी इसको अगर मुझे प्रिंट करना है किसी और एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करके, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं कि सपोज़ मैंने लिखा कि हेलो। ओके, फिर मुझे वो नाम दिखाना था हेलो, फिर कॉमा देके मुझे वो नाम मेरा नाम दिखाना था। तो इसके लिए मेरा जो वेरिएबल था वो मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। और फिर मेरा अगर लाइन ख़त्म हो रहा है तो मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो देखोगे कि ये जो मैंने वेरिएबल में मेरा नाम स्टोर किया था वो इधर एक साथ कॉन्कैट करके इधर शो हो रहा है। तो कॉन्कैट के लिए बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसके बाद हम लोग एक डॉट यूज़ करते हैं, फिर पीएचपी का जो वेरिएबल है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्कैट कर सकते हैं। अब सपोज़ तुम लोगों के पास और भी कुछ स्ट्रिंग है इसके बाद कॉन्कैट करने के लिए, तो फिर से जब भी मेरा पीएचपी का वेरिएबल स्टार्ट हुआ था उससे पहले हम लोगों ने एक डॉट दिया था, ठीक है। अब अगर फिर से मुझे कोई स्ट्रिंग फिर से देना है तो फिर मैं एक डॉट दूंगा, फिर जो भी स्ट्रिंग देना है कि दिस इज़ फॉर टेस्टिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है फिर से अगर मुझे कॉन्कैट करना है तो फिर मुझे फिर से एक डॉट देना होगा, जो कि ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहा है ये पीएचपी के वेरिएबल के साथ। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, तो देखो अभी ये आ गया कि मेरा हेलो सुबह दिस इज़ फॉर टेस्टिंग। इस तरीके से हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। नाउ अभी सपोज़ मुझे पीएचपी अपना लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो पीएचपी अगर मुझे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ईजीएस्ट वे है कि एक जैम करके एक सॉफ्टवेयर आता है, तो वो जैम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली विंडोज़ के लिए इधर से जैम का वेबसाइट पे जाके जो ये वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेना, और फिर जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी तरीके से इंस्टॉल कर लेना, तो वो जैम ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैम क्या प्रोवाइड करता है, जैम के अंदर PHP MySQL ये सब पूरा पैकेज के तरह एक है, तो वो सब कुछ एक साथ रहता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा PHP भी और MySQL ये सब एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये ईजीएस्ट वे है। तो अगर आप लोगों का जैम इंस्टॉल हो गया है तो आप लोग जैम को ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आप लोगों के पास इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा। उस पर आपको ये जो एपाचे और MySQL ये दो सर्वर को ऑन करना है। तो पहले आप लोगों के पास इस तरीके का स्टार्ट साइन रहेगा, स्टार्ट बटन रहेगा, तो आपको इधर से जाके इसको ये दोनों को स्टार्ट करना है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लारावेल। तो लारावेल बेसिकली एक PHP का फ्रेमवर्क है जो कि हम लोगों को मोर एफिशिएंट वे में वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब लारावेल का कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर लारावेल का कोई प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए कंपोजर एक हेल्पफुल टूल है। कंपोजर बेसिकली एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग अगर लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जितना सारा फाइल हम लोगों को ज़रूरत है वो सब कुछ वो ले आके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है और एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको देता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग कंपोजर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए आपको getcomposer.org/download ये वाला पेज पे जाना पड़ेगा, और उधर जाके composer setup.exe ये वाला फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको
उसको रन करना है। रन करने के बाद मैं इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स चूज़ कर रहा हूँ और इधर से जाके आपको फिर नेक्स्ट करते जाना है। फिर इधर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। फिर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर आपका फिनिश बटन आएगा जो कि आपको क्लिक करना होगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका कंपोज़र सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इसके लिए आप कोई भी एक टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया और उधर जाके आपको लिखना होगा कंपोज़र। अगर आप कंपोज़र लिखेंगे तो आपका कंपोज़र अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आपको दिखाएगा कि कंपोज़र वर्जन 2.7.7 या फिर जो भी आपका वर्जन होगा वो वर्जन इंस्टॉल होकर रखा है। अब हम लोग एक लारावेल का प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लारावेल डमी करके। तो मैंने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया है लारावेल डमी करके। तो उसके अंदर में जाके अगर मैं टर्मिनल ओपन करूं तो अब हम लोगों को अभी ना एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारा जो इधर लिखना होगा कंपोज़र, क्योंकि ये कंपोज़र हमको हेल्प करेगा कैसे कौन कौन सा फाइल चाहिए लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट, फिर क्योंकि हम लोग लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो लारावेल फिर आपका जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो। तो मैं अगर डेमो नाम से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने डेमो लिख दिया इधर। फिर अगर मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये कंपोज़र क्या करेगा कि जितना सारा फाइल चाहिए लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए वो सब कुछ वो ले आके एक फाइल क्रिएट करके मुझे देगा। तो ये डेमो करके जो फाइल है ये क्रिएट होके रखा है अभी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको VS कोड में मैं ओपन करता हूँ। VS कोड में ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि एक राउट करके एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर web.php है। तो web.php में हम लोगों का जो राउट है वही बेसिकली हम लोग उधर लिखते हैं। तो राउट बेसिकली ऐसा है कि सपोज़ मुझे अगर मैं मेरा जो वेबसाइट है www.xyz.com/home, तो ये /home अगर मैं देता हूँ तो उस टाइम पे कौन सा पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना है, तो ये बेसिकली राउट डिसाइड करता है। बेसिकली ये एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह ये काम करता है कि गाइड करता है कि कहाँ पर वो रिक्वेस्ट जो भी मैंने भेजा है मेरा ब्राउज़र से, वो रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजना है, वो उसका प्लेस जहाँ पर होगा, राइट प्लेस जहाँ पर होगा वो यूज़र भेजेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक राउट बना देता हूँ और वो राउट में मैं अपना कुछ भी मैसेज डाल देता हूँ। route/welcome करके मैंने एक राउट क्रिएट किया और इधर बेसिकली मैं एक स्ट्रिंग रन करूँगा। जो स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा कि वेलकम टू लारावेल। ओके, अब ये फाइल को जो हमारा प्रोजेक्ट अभी इंस्टॉल हुआ है इसको रन करने के लिए ना पहले हमारा जो सर्वर है उसको चलाना है। तो सर्वर को चलाने के लिए PHP आर्टिसन सर्व,
तो PHP आर्टिसन आप बेसिकली एक लोकल पे एक सर्वर हम लोगों को रन करके देता है, जो कि 8000 पोर्ट पे रन करता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करके, तो फिर वो लारावेल का जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उसका जो भी पाथ है वो प्रोजेक्ट ये वाला पोर्ट पे रन करेगा। तो इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपका सर्वर पे। अब सपोज़ मुझे जो ये वाला रन करना था /वेलकम, तो अगर मैं इधर /वेलकम टाइप करूं, तो मेरा राउट क्या करेगा कि वो वेलकम पेज पे के लिए मैंने जो मैसेज रिटर्न किया था वो इधर शो करेगा। मैंने जो लिखा था वेलकम टू लारावेल, ये पाथ पे वो शो करेगा। अब हम लोगों को सपोज एक फाइल क्रिएट करना है, एक पेज क्रिएट करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी HTML पेज हम लोगों को अगर क्रिएट करना होगा, तो वो हम लोगों को रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर हम लोगों को ये फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा सपोज example.blade.php। अब ये blade.php ये है कि लारावेल का इनबिल्ट एक इंजन होता है लारावेल का टेम्पलेटिंग के लिए, तो वही ब्लेड है। तो उसी को हम लोग example.blade.php, इसलिए जो भी हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे व्यूज़ के लिए, वो उसका हम लोग एक्सटेंशन यही रखेंगे कि blade.php। अब सपोज़ मुझे इधर कुछ लिखना है, तो सपोज़ मुझे इधर शो करना है h1, फिर दिस इज़ एन एग्जाम्पल फाइल, ऐसे करके मुझे ये वाला पेज पे शो करना है। ओके, अब ये वाला पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए मुझे पहले तो एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट में मुझे क्या ऐसा करना होगा कि मैं चाहता हूँ कि जब /example करके हिट हो, तो मेरा जो रिटर्न व्यू, ये व्यू बेसिकली जो हमारा रिसोर्स के अंदर व्यूज़ वाला फोल्डर है, उसी को डिनोट करता है। तो उसी के अंदर तुम्हारा ये example.blade.php रहना चाहिए, जो भी तुम्हारा फाइल का नाम होगा। सपोज़ मेरे लिए एग्जाम्पल था, वो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो वो व्यूज़ के अंदर जाके ढूंढेगा कि example.blade.php है कि नहीं। अगर उसको मिलता है तो फिर वो रन करेगा। तो जो मैंने लिखा था दिस इज़ एन एग्जाम्पल फाइल, वो इधर शो हो गया। इधर ये वाला फाइल पे मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो उधर अपडेट होता जाएगा। सपोज़ मैं कुछ और लिखता हूँ, दिस इज़ फॉर टेस्ट, तो फिर अगर मैं वो वाला पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो उधर भी वो रिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। Now that we have learned how to use routing and create a new page, we can move on to the next topic, which is integrating ChatGPT into our web application. So ChatGPT is an AI developed by OpenAI that can chat with you, answer questions, and even write code. So let's integrate ChatGPT into our web application. So to do that, we have to use
a package called Guzzle HTTP. So basically what this package does is this package helps us to send HTTP request from our web application. So to install this package you have to write the code composer require Guzzle HTTP/Guzzle. So you have to go to the terminal VS Code and just write it down. So if you press enter here, then the package will install. Another thing we'll be needing to integrate ChatGPT into our web applications, it is an OpenAI API key. So I have already created an OpenAI API key. So we just have to put that API key in the env file. So I declared it this way: OpenAI API key equal to the key I mentioned as a string. So now basically what we will do, we will create a endpoint in our web.php under the route folder, and in there we will basically call the API and show the response message. Now the package we have installed previously, the Guzzle HTTP1, we have to use that package. So to use that we have to write use So this is the syntax to use the package, and now we will basically write down a route where basically we will show the message. So to do that we have to declare it first like this way. Good. So to declare a route you have to pass it as a string, and we are basically naming the endpoint as chat. Then we will write a function which will basically give us the message, and this function will basically call the API and give us the response. Now we are declaring a variable. This variable basically we are assigning the client class which is stored under the Guzzle HTTP package, and in here we have to pass the verify parameter. So whenever we are trying to call a API, so this API will give us a error like we are basically trying to call it from the local URL, right? So this will give us an error that SSL certificate is not verified. So to verify it properly, to call the API we have to use a file. So that file basically stores a bundle of CA certificates. So I'm writing down the syntax for that. So in this file bundle of CA certificates is stored. So whenever we will call the API, the API will verify from this file that there is a certificate present or not. Next we will declare a variable called response. This variable will store the response we are getting from the API. So basically we are using this class
And here we will send a post request, and the URL will be https api.openai.com/v1/chat/ and there will be some data I have to pass. So in the header I have to pass authorization key that we stored in the env file, and the content type we will also pass in the header. So the content type will be JSON. So we are passing the authorization and content type like this. So the headers will be an array. Under that authorization and content type key we will pass. So the authorization key will have the value, the whatever we declared in the env file, the OpenAI key, and content type will be application/JSON. We have to pass another parameter in the response that will be JSON. Under that JSON array we will be passing model. Basically we are using GPT 3.5 turbo model right now, so we are passing that, and another parameter we will have to send, that is message. Under that message you can see role and content we are sending. So role is basically, it is to make the GPT AI understand that this is from the user, we are sending it from the user side. And content, whatever you are trying to get from the whatever questions or whatever message you are trying to get from the API, that you have to write it here. So suppose we are currently trying to get a message from the GPT API that the API will send us a response where it will greet the students. So I write it down like say hello to the students in a fun way. After that we are passing max tokens. Max tokens, basically we are specifying the number of words that GPT will give us in the response. So okay, and the whatever response we are getting from the API, we are basically storing that in the response variable. So if we decode the response body and the content, we will get the desired result, and we are basically storing the result in the result variable. So currently if I refresh the endpoint, so basically we are getting the data choice key, and under that choice key there is another key called message, and under that message key we will get the content like this. So to fetch the message we have to basically parse the data like this. So result, choice, under that message and content. If no response was received from the API, then we will basically show no response. So now we will create another page called chat.blade.php, where basically the message will be shown. So to print the message you have to use double curly braces, and under that, under whatever key you are sending the data, you have to write it down here. So if I refresh the page again, you can see the GPT is giving me this result. So every time we refresh the page, the API will be called and the message will be different every time. Okay. So to
today we covered the basics of PHP, set up Laravel, and created a simple Laravel page, and even integrated a fun AI ChatGPT API. You are already on your way to becoming a web developer. If you join our full course, we will dive deeper into these topics and you will build your own web applications from scratch, including more cool AI features. So, if you have any questions regarding today's topic, please feel free to ask. Thanks for joining me today. I hope you had fun and learned something new. See you in the full course.